गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मतलब डिटेल में एकेडमीज वगैरह डिटेल में उनको कराती नहीं है और आपके एग्जाम के अंदर वो कंसेप्ट बहुत बार यूज़ होते हैं। तो आपको बुक्स में मिलेगा कि भाई अगर ये दे रखा हो तो उसके बाद ये लगा दो, ये दे रखा हो तो ऐसा कर दो। ऐसा नहीं है बेटा, वहाँ आप पजल होगे ही, 100% होगे। क्योंकि बेटा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डालने वाला होता है उसको भी पता होता है, इसीलिए वो चीज़ों को हट के जो आप देखते हो, जो आप बुक से पढ़ते हो, उससे थोड़ा बदल के चीज़ों को दे देता है और वहाँ आपकी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं आज जो वीडियो डाल रहा हूँ बेटा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वर्थ WORTH वर्थ वर्ड को लेकर तो आपका बैंक पीओ, CPO, SSC के अंदर CHSL, CGL, आप अगर किसी भी प्रीवियस आपके CDS में भी आपके किसी भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर आप नेट वगैरह पे सर्च करके देखोगे तो वर्थ से क्वेश्चंस ज़रूर आया हुआ है। अच्छा, उसमें से आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो वो चीज़ें आपको पता नहीं होती कि आखिर में वर्थ है क्या यूसेज इसका ग्रामर के अंदर, इसके बाद क्या आना चाहिए। तो बुक्स वगैरह में लिख देते भाई वर्थ होता तो बस उसके बाद आपने क्या डाल देना चाहिए, वर्ब की फॉर्म कर देनी चाहिए, ING वाली फॉर्म होनी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो वर्थ को लेकर ही है। तो देखो, फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन तुम्हारे आगे डाल रहा हूँ। ज़रा मुझे ये बताओ कि उन 2 सेंटेंसों के अंदर कौन सा सेंटेंस ठीक है और क्यों, और गलत है तो क्यों। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने कहा इट इज़ विजिट इट इज़ वर्थ टू विजिट कश्मीर। और फिर मैंने एक सेंटेंस डाला बेटा, इट इज़ वर्थ इट टू विजिट कश्मीर। ये 2 सेंटेंसेस ज़रा मैंने आपके बोर्ड पे बेटा 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, A और B सेंटेंसेस। ज़रा मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और क्यों, या जो भी गलत है वो क्यों गलत है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये जो सेंटेंस हमारा ये वाला B, ये सेंटेंस हमारा ठीक है और ये सेंटेंस क्या हमारा गलत है। अब मेन समस्या ये आती है कि ऐसा आखिर क्या है कि भाई ये गलत है और ये जो हमारा सेंटेंस सही है। अच्छा, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं बेटा। केवल क्या है, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, इट डाल रखा, वर्थ के बाद इट डाल रखा और इसमें हमने इट नहीं डाल रखा है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस B ठीक है और A जो है वो गलत है। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि B ठीक क्यों है और A हमारा गलत क्यों है, आखिर इस वर्थ का यूसेज क्या है। तो बेटा आप खुद ही बताओगे। सबसे पहले हम वर्थ को एक बार जान लेते हैं कि वर्थ होता क्या है। देखो, जो ये वर्थ है हमारा, अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा वर्थ की बात करें तो ये जो वर्थ है, ये वर्थ हमारा एक तो नाउन होता है बेटा, और कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ध्यान रहे, वर्थ जो होता है हमारा वो जनरली कहूँ या यूजली अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। ध्यान रहे, वर्थ जो होता है वो हमारा जनरली अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है, ये यूज टू indicate the value of something अच्छा, जब भी हम इसको यूज करते हैं तो किसी चीज की वैल्यू शो करने के लिए वैल्यू बताने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखो, जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे $, जैसे हमने नाउन में पढ़ा था बेटा, $, जो करेंसी होती हैं उनके बाद वर्थ या वैल्यू लगा हो
बेटा एक मैंने जब आपका नाउन जब मैंने पढ़ाया पॉजिटिव केस को लेकर, मैंने बताया था जो यूनिट ऑफ करेंसी होती हैं उनके बाद वैल्यू या वर्थ वर्ड दे रखा हो तो आप एपोस्ट्रोफ एस लिखोगे। तो वहाँ इसका मतलब क्या है, डॉलर्स वर्थ का मतलब क्या है, डॉलर्स वैल्यू, वर्थ का मतलब वैल्यू। तो बेटा ये जो है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, क्या फंक्शन है यहाँ पर, ये नाउन है, ये हमारा नाउन है कि $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू। तो वर्थ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है यूजुअली, और उसका मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग मीनिंग होता है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा डू यू नो द estimated worth of the statue ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, डू यू नो द एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ द स्टेचू। तो बेटा यहां पर जरा देखो, ये एस्टिमेटेड क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। एस्टिमेटेड जो होता है वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा ये वर्थ क्या है यहाँ पर, तो वर्थ क्या है हमारा यहाँ पर, वर्थ है हमारा यहाँ पर नाउन। अच्छा दी आर्टिकल है, तो दी किसके लिए आया हुआ है यहाँ पर, तो दी एस्टिमेटेड के लिए तो आ नहीं सकता, आर्टिकल के तो आ नहीं सकता, तो दी किसके लिए यूज हुआ है, वर्थ के लिए यूज है, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी वर्थ क्या काम कर रहा है, नाउन का। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, क्या आप जानते हो, इसका मतलब क्या आप जानते हो, वो जो स्टैचू है उस स्टैचू की वैल्यू, उस स्टैचू की वर्थ है, जो एस्टिमेटेड वर्थ जानते हो, ये मीनिंग है। तो बेटा जब वर्थ का यूज नाउन के तौर पर होता है, ये अनकाउंटेबल होता है जनरली, और इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू होता है। अच्छा दूसरा पॉइंट, कई बार एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा या आप एग्जाम में देखोगे तो बेटा एस्टिमेटेड की जगह क्या आ सकता है, रियल वर्थ, रियल वैल्यू हो सकता है, नेट वर्थ हो सकता है बेटा, नेट वैल्यू जिसको आप बोलते हो, ट्रू हो सकता है, ट्रू वैल्यू हो सकता है। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर मैं वही वर्ड मैंने डाल रहा हूँ बेटा, किसी भी आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देख लो एसएससी का या आप बैंक पीओ सीपीओ वगैरह का, तो वहाँ पर कोई ना कोई नहीं से एडजेक्टिव जरूर मिलेगा आपको। तो इस तरह के एडजेक्टिव डाल देता है वर्थ से पहले। तो ये वर्थ जो है ये हमारा नाउन के तौर पर काम करता है और इसका मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ समथिंग। तो पहले पॉइंट में तो हमने ये सीखा कि वैल्यू जो वर्थ है वो क्या काम करता है, नाउन का फंक्शन करता है, अनकाउंटेबल नाउन का फंक्शन करता है, और इसका मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ समथिंग। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वर्थ को यूज़ किस रूप में करते हैं, तो एक नाउन के रूप में, और क्या मीनिंग होता है, केवल इस बात का भी ध्यान रखना आपने। दूसरा देखो अभी, दूसरा कहता है कि देखो ये जो वर्थ होता है ना, यूज्ड एज प्रीपोजिशंस, इसको प्रीपोजिशंस की तरह भी यूज किया जाता है, इसको प्रीपोजिशंस की तरह भी यूज करते हैं। लेकिन जब इसको प्रीपोजिशंस की तरह यूज करते हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जरा मीनिंग पे ध्यान रखना बेटा। इसका मीनिंग होता है डिजर्विंग ऑफ, ध्यान रखना, इसका मीनिंग होता है डिजर्विंग ऑफ। जरा डिजर्विंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, डिजर्विंग का मीनिंग और सुन लो। डिजर्विंग का मतलब होता है बेटा हैविंग सफिशिएंट वर्थ, ये मीनिंग होता है। जरा बात ध्यान से सुनना। डिजर्विंग का मतलब होता है हैविंग सफिशिएंट वर्थ। कई बार कहते नहीं कि भाई उसको जो है गोल्ड मेडल मिल गया, तो कह देते कि वो डिजर्व करता था इस चीज़ को। इसका मतलब वो हैविंग सफिशिएंट वर्थ, उसके अंदर योग्यता थी, ये वैल्यू थी। तो डिजर्विंग का मतलब होता है हैविंग सफिशिएंट वर्थ, मतलब पर्याप्त वर्थ होता है उसमें, वो योग्यता है, इसलिए उसको वो मिला है कि वो डिजर्व करता है उस चीज़ को। तो बेटा डिजर्विंग ऑफ मीनिंग होता है एक तो इसका। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, डिजर्विंग ऑफ की जगह है, दूसरा इसका क्या मीनिंग होता है, दूसरा इसका मीनिंग होता है यूजफुल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल। तो फिर इसके ये भी मीनिंग होते हैं।
देखो मैंने आपको खास बात बता रहा हूँ बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं एक एक कंसेप्ट को लेकर एक्स्ट्रा वीडियोस डालूंगा ज़रूर आपके, उसके अंदर डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा। आपको कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, गारंटी देता हूँ इस बात की मैं आपको। मैं कहता हूँ कि वर्थ को प्रीपोजिशंस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जब प्रीपोजिशंस के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है तो इसका मीनिंग होता है डिजर्विंग ऑफ, यानी कि हैविंग सफिशिएंट वर्थ, या फिर इसका मीनिंग होता है यूजफुल, बेनिफिशियल और वैल्यूएबल। ये इसके क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब इनमें खास पॉइंट ये है कि यहाँ जब ये मीनिंग होता है इसका, तो जरा एक बात सोच के और देखना कि डिजर्विंग क्या होता है, यूजफुल क्या है, बेनिफिशियल क्या है। ये क्या है, एडजेक्टिव हमारे, ये क्या हमारे एडजेक्टिव हैं। डिजर्विंग जो होता है वो क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। डिजर्विंग एडजेक्टिव होता है। दूसरा यूजफुल एडजेक्टिव होता है, बेनिफिशियल भी आपका एडजेक्टिव है और वैल्यूएबल भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान रखो यहाँ पर क्या पॉइंट आपने नोट किया कि वर्थ किसके इक्वल होता है, वर्थ का क्या मीनिंग होता है बेटा। यहाँ पर आपने जो पॉइंट नोट करने का है, मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपने नोट करने का पॉइंट है वो क्या पॉइंट नोट किया कि सर आपने बताया कि ये जो वर्थ होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है यूजफुल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल, ये इसके मीनिंग होते हैं, इसके इक्वल। लेकिन ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, और ये वर्थ क्या होता है, प्रेपोजिशंस होता है। देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये मीनिंग भले ही वर्थ का सेम होता है इनके, लेकिन बेटा फंक्शन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे और ये क्या करता है, प्रीपोजिशंस का। मीनिंग सेम देगा लेकिन काम अलग अलग है। ये प्रीपोजिशंस का काम करेगा और ये क्या काम करेंगे, एडजेक्टिव का, लेकिन मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, एक दो एग्जांपल लिख देते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा देखो, जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं, इट इज ए पेंटिंग इज वर्थ ए फॉर्च्यून। ये भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ज़रा मुझे ये ध्यान नहीं कि किस पार्ट में, आप नेट पे चेक करोगे तो ज़रूर मिलेगा आपको। ए पेंटिंग इज वर्थ ए फॉर्च्यून। ज़रा देखो यहाँ पर भाई, वर्थ क्या है यहाँ पर, तुम ही बताओ वर्थ क्या है यहाँ पर। अगर ये नाउन तो है नहीं, अगर ये नाउन होता तो जो इज एम आर वर्ब होती है ना बेटा, इज एम आर जो वोज वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, और उनके बाद क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव होते हैं आपकी। अगर ये नाउन होता तो फिर ए आर्टिकल इससे पहले होना चाहिए था, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर फॉर्चून क्या है, वो नाउन है, और ए आर्टिकल जो किसके लिए आया, फॉर्चून के लिए आया। तो वर्थ क्या है, वर्थ एडजेक्टिव भी नहीं है बेटा, इस बात का भी ध्यान रखना। वर्थ एडजेक्टिव नहीं होता। आपकी बहुत सारी बुक के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी बहुत सारी बुक के अंदर क्या मिलेगा कि वर्थ जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है बेटा। नहीं बेटा, वो बिल्कुल गलत है। आप चीज़ों को किताब में, मैंने कहा कि किताब में हर लिखी हुई चीज़, किताब में लिखी हुई हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो सही होगी वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, ध्यान से चीज़ों को समझा करो, एक्सपेरिमेंट किया करो। अगर ये एडजेक्टिव होता, जरा मेरी बात सुनना, अगर एडजेक्टिव होता तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ए पेंटिंग इज ए वर्थ फॉर्च्यून। जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए रेड शर्ट, तो जब भी डिटर्मिनर होते हैं, आर्टिकल होते हैं, तो वो एडजेक्टिव के बाद नहीं बेटा, एडजेक्टिव से पहले आते हैं। जैसे मैं कहूँ राम इज ए गुड बॉय, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो राम इज गुड ए बॉय, कहोगे सर नहीं बोल सकते। तो बेटा ध्यान रखना, जो डिटर्मिनर ए आर्टिकल होते हैं उनकी प्लेसमेंट क्या होती है, एडजेक्टिव से पहले होती है, एडजेक्टिव से पहले आते हो। अगर ये वर्थ एडजेक्टिव बन सकता हो तो फिर तो ये आर्टिकल को आगे आना चाहिए था। तो आपके एग्जाम के अंदर इस तरह एरर पूछा जाता है कि वर्थ से पहले वर्थ को क्या बना के डाल देगा, एडजेक्टिव। वो वर्थ को एडजेक्टिव बनाकर डाल देता, जबकि एडजेक्टिव होता नहीं है, तो वो क्या होगा, गलत। ध्यान रखना, आर्टिकल वर्थ से पहले कभी नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, गलत है।
तो ये हमारा जो सेंटेंस है क्या है, गलत है, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है। अच्छा एडजेक्टिव नहीं है तो क्या है यहाँ पर, ये फिर नाउन भी नहीं हो सकता, नाउन होता तो आर्टिकल पहले आना चाहिए भाई। जैसे कि अगर मैं कहूँ वर्थ फॉर्चून लिख दूँ, अब तुम में से कोई बच्चा सोच रहा होगा सर वर्थ फॉर्चून नाउन भी तो हो सकता है, कंपाउंड नाउन भी हो सकता है। बेटा बिल्कुल हो सकता है, जैसे स्टोरी बुक होता है। पहली बात तो मीनिंग गलत हो जाएगा, वर्थ फॉर्चून इकट्ठा लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, स्टोरी जो बुक होता है, तो स्टोरी बुक भले ही कंपाउंड नाउन है, लेकिन स्टोरी जो है बुक की विशेषता बता रही है। विच टाइप ऑफ बुक कहोगे, स्टोरी बुक, कहानियों की किताब। तो स्टोरी जो है एडजेक्टिव बन गया, उसके अंदर मॉडिफायर बन गया, नाउन मॉडिफायर। तो अगर मैं कहूँ आई बोट ए स्टोरी बुक यस्टरडे, तो ए आर्टिकल बेटा स्टोरी के लिए नहीं बुक के लिए माना जाएगा, तो स्टोरी उसके अंदर फिर भी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो वर्थ फॉर्चून, ए वर्थ फॉर्चून लिख दूंगा तो वर्थ एडजेक्टिव माना जाएगा, फिर भी एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। ये एडजेक्टिव ये हो नहीं सकता। तो ध्यान रखना यहाँ पर फिर ना तो ये नाउन है ना ये एडजेक्टिव है। तो मैंने काम बताए दो ही, या तो नाउन का काम करेगा या प्रीपोजिशंस का, तो फिर क्या काम करेगा यहाँ पर, ये प्रीपोजिशंस का काम है। और तुम्हें पता होगा कि प्रीपोजिशंस के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ए फॉर्चून जो है वो प्रीपोजिशंस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वीडियो जो डाल रहे हैं बेटा ये है थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ें हैं काफ़ी, लेकिन आप अगर ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो मैं गारंटी देता हूँ इसमें से कभी भी गलती नहीं होगी, 100%। तो मैंने वर्थ को लेकर दो बातें आपको बताई कि वर्थ एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। पहली बात तो ध्यान में रखना, जब भी ये काम करता है तो नाउन का काम करता है या प्रीपोजिशंस का। नाउन का काम करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, वैल्यू ऑफ समथिंग मीनिंग होगा। दूसरा, जब भी ये प्रीपोजिशंस का काम करेगा तो इसका मीनिंग या तो डिजर्विंग ऑफ होगा या फिर इसका मीनिंग बेनिफिशियल, यूजफुल, वैल्यूएबल मीनिंग होता है। अब जब ये वर्थ है, मीनिंग तो यूजफुल, वैल्यूएबल, बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो वर्ड एडजेक्टिव होता है और ये क्या होता है, आपका प्रीपोजिशंस होता है। तो अब ये पॉइंट समझने के बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। बेटा किस तरह के एरर आपके एग्जाम में इस तरह के एरर डाले जाते हैं और ऊपर दिए गए हुए सेंटेंसों में क्या प्रॉब्लम हो, तभी समझ पाओगे। अब जरा सेंटेंसों पे चल लेते हैं। देखो मैं अब एक दो एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, जरा आप मुझे बताओ कि ये अब ठीक है या ये गलत है। एक एग्जाम्पल लिखा, इट इज ए वर्थ ट्राई। जरा मुझे ये बताओ कि क्या ये सही है। बेटा जितना बताया उस पर जरा फोकस करके सोचो। कहोगे सर सही नहीं हो सकता, क्यों सही नहीं हो सकता। देखो अगर मैं ए को आगे लिख दूं तो वर्थ क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव। ट्राई क्या बन गया, नाउन। अब मैंने अभी आपको बताया है कि ए वर्थ ट्राई, वर्थ एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इजेमआर जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब होती हैं, और अगर मैं ए वर्थ ट्राई लिख रहा हूं तो एक रेड शर्ट हो गया, ये एक गुड बॉय हो गया, एक इट इज ए रेड शर्ट, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो फिर ये जरा देखो मैंने सेंटेंस लिखा, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो फ्लावर नाउन है और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और ये ए आर्टिकल फ्लावर के लिए आया बेटा। तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन वर्थ एडजेक्टिव हो तो नहीं सकता। अब नहीं हो सकता, ये एडजेक्टिव है नहीं, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, फिर गलत है। तो बेटा सबसे पहले तो कॉमन एरर में बहुत बार इसको इस तरह से क्वेश्चंस को दिया गया है कि वर्थ को एडजेक्टिव बनाकर डाल दिया गया है वहां पर, और बुक के अंदर भी बड़े अच्छी तरह से लिख रखा कि ये एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव होता, कहते कि ये प्रेडिकेटिवली यूज होता, नहीं बेटा ये गलत है। अगर ये एडजेक्टिव होता तो फिर तो सेंटेंस में एरर नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं होता, पेपर वाला इसको एडजेक्टिव बना के डाल देता। बेटा ध्यान रखना, एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं होता। तो जब कभी भी आपको वर्ड से पहले आर्टिकल ए नज़र आए, एन नज़र आए, दी या ए नज़र आए, दी नज़र आए, तो सोच लेना क्या है, ये गलत है। अब इसको ठीक कैसे करके लिख सकते हैं, तो इसको कैसे करके ठीक लिखेंगे, इट इज। अब वर्थ जो है नाउन का रोल तो अदा कर नहीं सकता, यहाँ पर देखो नाउन तो बन ही नहीं सकता। ये यहाँ पर बेटा नाउन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता वो देख लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज वर्थ ए ट्राई। इसको ऐसे करके लिखेंगे हम, इट इज वर्थ ए ट्राई। तो ये जो सेंटेंस है ना अब हमारा, ये ठीक है,
यहाँ पर वर्थ क्या बन जाएगा हमारा, प्रीपोजिशंस। इट इज वर्थ ए ट्राई का मतलब है यहाँ पर क्या बन गया, ये प्रीपोजिशंस बन गया, ये यहाँ पर प्रीपोजिशंस बन गया। अच्छा प्रीपोजिशंस बन गया तो ए ट्राई जो है क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि प्रीपोजिशंस के क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस के बाद जो नाउन वगैरह आते हैं ना वो क्या क्या बनते हैं, प्रीपोजिशंस के बाद आने वाले नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बेटा आप ये समझा करो कि प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन यही होती हैं। मैंने कहा कंसर्निंग भी प्रीपोजिशंस होती है, पेंडिंग भी प्रीपोजिशंस का काम करती है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं आपको पता भी नहीं जो प्रीपोजिशंस का फंक्शन करते हैं। तो प्रीपोजिशंस वर्थ होगी, अब ठीक है ये। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे, इट इज़ वर्थ ए ट्राई। तो ये भी पहला पॉइंट, इस तरह से ग्रामर में आपका क्वेश्चन एक वर्थ को लेकर एरर, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आपका एरर बनता है कि क्या करता, वर्थ से पहले एन आर्टिकल डाल देता है, वो गलत है। वर्थ वहाँ पर प्रीपोजिशंस का रोल अदा करेगी, तो आप वर्थ के बाद एन आर्टिकल लिखा करो और उस नाउन को लिखा करो बाद में। दूसरा, अच्छा इसी सेंटेंस को हम एक तरह और लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको एक तरह और लिख सकते हैं। देखो, इट इज वर्थ ट्राइंग, इट इज वर्थ ट्राइंग। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस सही है। तो बेटा किसी सिक्के का एक पहलू नहीं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, देखो ये आपका एक अलग कंसेप्ट है। जब जीरेड वगैरह करेंगे, हम वर्ब का चैप्टर करेंगे, तब मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो जरा ध्यान रखना, ट्राई जो होती है ना वो हमारी वर्ब होती है। मैंने कहा ट्राई जो होती है वर्ब होती है, और ट्राई नाउन भी होता है, ध्यान रहे। जैसे हेल्प, जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू दिल्ली फॉर हेल्प, आई वेंट टू दिल्ली फॉर हेल्प, क्या सेंटेंस ठीक है गलत है? कहोगे सर ठीक है। अब कहोगे सर प्रीपोजिशंस के बाद आपको एक रूल मिलेगा किताब के अंदर कि कोई भी प्रीपोजिशंस हो उसके बाद आप आईएनजी वाली वर्ब लिखना, लेकिन ये तो ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली फॉर हेल्प, बिल्कुल ठीक है, हेल्पिंग नहीं लिखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। तो बेटा वहाँ पर हेल्प ठीक है, क्योंकि हेल्प क्या काम करता है, नाउन का भी काम करता है। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो बेस फॉर्म जो होती है वो वही बेस फॉर्म वर्ब का भी काम कर सकती है, और वही शब्द जो है नाउन का भी काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जो वर्बियल वर्ब हो, जो वर्ब नाउन बन सकती है ना, तो उनको हम क्या है फिर जेरेंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ए ट्राई, जैसे देखो मैं कहूँ ही टेल्स लाइज, ही टेल्स ए लाई। आपने एक सेंटेंस सुना होगा ही टेल्स ए लाई, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही टेल्स लाइज। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्राई वर्ब है, ये ट्राई वर्ब है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप नाउन भी बनाकर लिख सकते हो, जेरेंड भी बनाकर। क्योंकि जेरेंड क्या होते हैं हमारे जो जेरेंड है वो नाउन का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? कहोगे सर स्विमिंग, तो स्विमिंग इज वर्ब का सब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है। ये जो वर्ब की फोर फॉर्म होती है, ये हमारा जब नाउन का काम करती है तो ये तो सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है। तो ऐसे ही ये जो ट्राइंग वर्ब है ना, अब ये क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, किसका, वर्थ प्रीपोजिशंस का, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इस सेंटेंस को हम दोनों तरह लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया, पहला पॉइंट ध्यान रखना। तो सबसे पहले वर्थ वर्ड को एडजेक्टिव बनाकर डाल देगा, उससे पहले ए आर्टिकल डाल देता है, वो गलत होगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उस वर्थ को पहले लिखो, आर्टिकल को बाद में, और वो नाउन दे रखा उसको बाद में लिखो। दूसरा, कुछ वर्बियल ऐसे भी हो, वर्ब ऐसी होगा, वर्ब वगैरह दे रखी हो, तो आप उसको जीरेंड वगैरह में डालकर भी क्या है लिख सकते हो। इस बात का और ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल जरा और देखो बेटा, एक एग्जाम्पल और देखो। द मूवी, मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर, द मूवी इज रियली, अच्छा रियली लिखूं या ट्रूली लिखूं, एक ही बात है बेटा, एडवर्ब है दोनों। क्या है, एडवर्ब। द मूवी इज रियली या ट्रूली वर्थ टू वॉच। जरा मुझे ये बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? द मूवी इज रियली वर्थ टू वॉच, द मूवी इज रियली वर्थ टू वॉच, द मूवी इज रियली वर्थ टू वॉच, द मूवी इज रियली वर्थ टू वॉच। क्या ये सेंटेंस सही है? जरा मुझे ये बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अब सुनो बेटा,
ये एडवर्ब हो गई, जाहिर बात अगर ये एडवर्ब हो गई तो ये नाउन तो हो नहीं सकता। अगर मैं एडवर्ब कहूँ तो बेटा एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करती। रियली वर्थ यानी कि ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, ये रियली एडवर्थ लिखा हुआ, रियली लिख रखा है, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब जो होती है वो नाउन को एम्फेसाइज नहीं करती, हालांकि करती है, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं बेटा। तो नाउन को मॉडिफाई वगैरह करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं नाउन प्रोनाउन को। तो एक्सेप्ट देम, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी जो पार्ट्स बचे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं, उनको मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करती है। तो वर्थ नाउन तो है नहीं। अच्छा नाउन नहीं तो फिर दूसरा क्या काम करता है? ये प्रीपोजिशंस का काम करता है। अगर ये प्रीपोजिशंस है तो प्रीपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव कैसे यूज करोगे? तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। देखो वर्थ दो ही काम करेगा, या तो नाउन का काम करेगा, नाउन हो नहीं सकता क्योंकि एडवर्ब है, और एडवर्ब प्रीपोजिशंस को भी एम्फेसाइज करती है। देखो जो एडवर्ब होती है वो प्रीपोजिशंस को एम्फेसाइज करती है। वो कैसे करती है मैं आपको एक सेंटेंस जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखा ये प्रीपोजिशन नाउन तो है नहीं, तो फिर क्या बच गया? प्रीपोजिशन। अच्छा प्रीपोजिशंस बच गई, तो प्रीपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव नहीं लिखा जाता कभी भी। किसी भी प्रीपोजिशंस के जस्ट आफ्टर आप इन्फिनिटिव लिख नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? फिर गलत है। अच्छा गलत है तो फिर इसको कैसे लिखोगे? तो फिर इसको कैसे लिखें? तो फिर इसको क्या करो आप, इसको इस तरह लिख दो, द मूवी इज रियली वर्थ वॉचिंग। अब ठीक है, अब ये प्रीपोजिशंस हो गई और ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट, और ये होगी एडवर्ब। अब ये एडवर्ब किसको एम्फेसाइज कर रही है? वर्थ को। तो द मूवी इज रियली वर्थ वॉचिंग, द मूवी इज रियली वर्थ वॉचिंग। तो फिर किस तरह लिख सकते हैं हम इस सेंटेंस को? हम इस तरह लिख सकते हैं। अब कहोगे सर प्रीपोजिशंस एम्फेसाइज कैसे कर सकती हैं? तो देखो कई बार आपने सेंटेंस देखा होगा, जैसे मैं कहूँ ही इज देखो द प्लेन एक सेंटेंस देखो, मैं जरा सेंटेंस लिखता हूँ, जरा सेंटेंस देखो बेटा। मैंने कहा एक सेंटेंस, the plane was about over Pakistan when the plane trouble started। जरा एक सेंटेंस देखो, द प्लेन वॉज अबाउट ओवर पाकिस्तान, द प्लेन वॉज अबाउट ओवर पाकिस्तान व्हेन द प्लेन ट्रबल स्टार्टेड। बोला जब प्लेन ट्रबल स्टार्टेड हुई ना, जब प्लेन के अंदर वो जो ट्रबल वगैरह शुरू हुई ना, तो प्लेन जो है वो अबाउट ओवर। तो यहाँ पर जो अबाउट प्रीपोजिशन दे रखी है ना हमने, अबाउट, ये जो अबाउट है, या मैं यहाँ अबाउट की जगह ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, जस्ट भी लिख सकता हूँ, जस्ट ओवर लिख सकता हूँ, जस्ट ओवर। तो ये जो हमारी जो है एडवर्ब है, और ये किस पे है बेटा? ओवर प्रीपोजिशंस को जो है क्या कर रही है? एम्फेसाइज कर रही है। द प्लेन वॉज जस्ट ओवर पाकिस्तान व्हेन द प्लेन ट्रबल इज स्टार्टेड। तो कुछ ऐसी एडवर्ब भी होती हैं, कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो क्या करती है? प्रीपोजिशंस को भी वो है एम्फेसाइज कर देती है। तो हम जो है प्रीपोजिशंस को एम्फेसाइज करने के लिए भी यूज कर देते हैं। तो जो रियली हमने ट्रूली रियली लिखा था ना, वो हमें वर्थ प्रीपोजिशंस को क्या है? एम्फेसाइज करने के लिए हमने क्या किया गया? उसका यूज किया गया था।
अब एक एग्जांपल और देखो जरा, यहाँ पर मैंने लिखा एक सेंटेंसेस यहाँ पर, एजुकेशन इज वर्थ टू डू। क्या ये सेंटेंस सही है? एजुकेशन इज वर्थ टू डू, एजुकेशन इज वर्थ टू डू, क्या ये सेंटेंस सही है? या फिर हम इसको ऐसे लिखें, एजुकेशन इज यूजफुल टू डू। तो देखो बेटा, मैं अगर बात बताऊं आपको, ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस क्या गलत है। ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस क्या गलत है। एजुकेशन इज यूजफुल टू डू, एजुकेशन इज यूजफुल टू डू। टू डू की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लर्न। तो ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस क्या गलत है। एजुकेशन इज यूजफुल टू डू या एजुकेशन इज यूजफुल टू लर्न। मैं लिख सकता हूँ स्पोर्ट इज यूजफुल टू डू, स्पोर्ट इज यूजफुल टू डू। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, स्पोर्ट गेम जो होते हैं आपके, स्पोर्ट इज यूजफुल टू डू, एजुकेशन इज यूजफुल टू लर्न। तो यहां पर ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। और सुनो, अभी मैंने कहा वर्थ इक्वल टू यूजफुल, भाई मीनिंग तो दोनों का सेम है। जो वर्थ का मीनिंग है वो यूजफुल का मीनिंग है, मीनिंग तो दोनों का जो है सेम है। मैंने कहा था भाई वर्थ का मीनिंग यूजफुल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल, मीनिंग दोनों का क्या होता है बेटा, सेम होता है। अब दोनों का मीनिंग सेम है तो ऐसा क्या कारण है कि एक सेंटेंस ठीक है, यूजफुल वाला गलत है, ठीक है, और वर्थ वाला गलत है? तो उसका कारण क्या बेटा, इनका फंक्शन। ये जो है ये यूजफुल एडजेक्टिव होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव के बाद जो है ना, ये हमारा इन्फिनिटिव, ये क्या हमारा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव फ्रेज जो है एडजेक्टिव को क्या है बेटा, एडजेक्टिव, ये इन्फिनिटिव यूजफुल एडजेक्टिव को एक्सपेंड करके लिख रखा है टू डू। ये टू डू जो हमारी फ्रेज है ना, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज ही है। ये इन्फिनिटिव फ्रेज भी हमारी एडजेक्टिव का ही, फ्रेज का ही काम कर रही है। देखो जो एडजेक्टिव होते हैं ना, तो एडजेक्टिव का जब चैप्टर करेंगे अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे उनको। कुछ एडजेक्टिव को जो है आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो। एक्सपेंड करने का मतलब समझते हो कि एक वर्ड की बजाय उसमें और वर्ड जोड़ सकते हो आप। अब कैसे जोड़ोगे, या तो दैट क्लाउज जुड़ती है, या आप इन्फिनिटिव जोड़ के एक्सपेंड कर सकते हैं एडजेक्टिव को। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, किसी एडजेक्टिव को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है, ज़रा मैं लिख देता हूँ, पॉइंट को नोट कर लेना बेटा। इस पॉइंट को भी आप किसी एडजेक्टिव को या तो दैट क्लाउज से एक्सपेंड कर सकते हो, रिलेटिव क्लाउज वगैरह होगी, दैट क्लाउज होगी, या फिर बेटा 2+V1 इन्फिनिटिव से, या फिर V4 से, पार्टिसिपल जिसको आप बोलते हो। तो ये जो है एक्सपेंड करते हैं हम, इससे एडजेक्टिव को क्या करते हैं हम, एक्सपेंड करते हैं हम। अब वो उस एडजेक्टिव के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पीछे दैट क्लाउज लगाएं, या दोनों आ सकती हैं, या केवल जेरेंडा ये V4 आ सकता है पार्टिसिपल, या केवल 2+V1 आ सकता है। वो डिपेंड करता है उस एडजेक्टिव के मीनिंग के ऊपर। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो टू डू लिखा ना हमने, तो एडजेक्टिव के बाद बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद आप उनको एक्सपेंड करने के लिए इन्फिनिटिव लिख सकते हो। तो ये तो हो गया ठीक है हमारा। अच्छा, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। अब ये होगी हमारी, नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नाउन तो है नहीं यहाँ पर। लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने बताया था ये प्रीपोजिशंस है। अच्छा, प्रीपोजिशंस है तो बेटा प्रीपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव नहीं आ सकता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रीपोजिशंस के बाद, जस्ट प्रीपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट आप नोट करके याद रख लो। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो मैंने क्या बताया आपको कि ए वर्थ दे रखा हो तो वो क्या होगा, गलत। दूसरा मैं बता रहा हूं कि अगर वर्थ के बाद 2+V1 दे रखा हो तो ये भी क्या होगा बेटा, गलत। दो एरर मैंने आपको बता दी, और क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो जब कभी भी ग्राम मेमोरी में वर्थ +2V1 हो तो वो भी क्या होगा, आपका गलत होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस है और प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए उसको। और इन्फिनिटिव जो है यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव है ये इस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है।
इन्फिनेटिव कभी भी प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना हमारा। अब फिर ठीक कैसे लिखें इस सेंटेंस को? अगर इस सेंटेंस को ठीक लिखना हमने तो फिर ठीक कैसे लिखें इसको? तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। अगर हम इसको ठीक करके लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एजुकेशन इज वर्थ इट टू डू या लर्न। इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस वर्थ के बाद क्या लगा दिया? इट। अब वर्थ प्रीपोजिशन थी, प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट इट, तो हमने इट लगा दिया। तो जब किसी इन्फिनिटिव, तो ध्यान रखना बेटा, जब वर्थ आता है तो उसको ठीक करके जब लिखा जाता है ना, तो वर्थ के बाद हमने क्या लगा देते? इट लगा देते हैं, और फिर क्या लगा दिया हमने? वो 2 + V1 इन्फिनिटिव। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब कहोगे सर इट क्यों लगाया? ही सी लगा दो, दे लगा दो, प्रोनाउन क्यों लगाया आपने? तो इट जो होता है ना, वो इट हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है। और अगर पता हो तो बेटा इट जो होता है ना, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। देखो प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, वो तो नाउन के बदले यूज होते हैं। कोई ना कोई नाउन होगा, जैसे मैं कहूँ राम इज ए माई ब्रदर, ही इज ए गुड बॉय, तो ही किसके लिए यूज हुआ बेटा? राम के लिए यूज हुआ। लेकिन जरा मुझे ये बताओ, तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले यूज नहीं हो, प्रोनाउन नाउन के बदले यूज होते हैं तभी तो प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन के बदले यूज नहीं होता तो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा। जैसे मैंने कहा इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब तुम मुझे बताओ कि इट किसके लिए लगाया है मैंने? तो इट जो होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। और दूसरा पॉइंट एक और मैं बताऊँ आपको, इट जो होता है ना, वो किसी क्लॉज या किसी फ्रेज, किसी क्लॉज को के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट जो होता है वो किसी क्लॉज के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैं आप बताऊंगा आपको, इट किसी क्लॉज के लिए भी सब्जेक्ट है। पूरी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो इट यूज किया है ना, यहाँ पर जो इट यूज किया है, ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज है ना बेटा, इन्फिनिटिव फ्रेज, इसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या है? इट यूज किया है। अब जरा आ जाते हैं हम ऊपरले वाले 2 क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। अब शायद आप बता सकते हो कि सर क्या एरर था इसके अंदर, क्यों? अब हम इसमें एरर बता सकते हैं आसानी से। जरा देखो बेटा, तो यहाँ पर जो है ये वर्थ हमारी प्रीपोजिशंस, भाई प्रीपोजिशंस है। देखो नाउन तो होगा नहीं, इट इज वर्थ टू विजिट कश्मीर बेटा, नाउन तो होगा नहीं। अच्छा नाउन क्यों नहीं होगा? उसका कारण सुनो। अगर ये नाउन है, मान लो ये अगर नाउन का काम करता है, वैसे मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आते हैं, तो एडजेक्टिव ये होता नहीं, एडजेक्टिव होता नहीं, या तो प्रीपोजिशन या नाउन है। अगर नाउन बनता तो टू इन्फिनिटिव लगा रखा है, और फिर क्या लगा रखा है? कश्मीर। कश्मीर जो है क्या है इसका? विजिट का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये नाउन जो होगा, अगर हम इस तरह से लिख, इट से जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो इट किसके लिए आया? समस्या की ये भी है कि इट किसके लिए आया। तो यहाँ जो इट आया है ना, वो टू विजिट कश्मीर को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारा इट जो है वो टू विजिट कश्मीर को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं इट और दिस की जब डिफरेंस डालूंगा तो बेटा तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, इस बात को समझ पाओगे वहाँ पर। देखो मैं एक सेंटेंस आपको बताऊं, मैंने कहा, जरा एक सेंटेंस देखना, मैंने कहा सी कैन टॉक टू घोस्ट इज नॉट ट्रू। दैट अब ये सेंटेंस जरा देखो, दैट सी कैन टॉक टू घोस्ट इट इज नॉट ट्रू। अब ये जो दैट है, दैट क्लाउज है, ये हमारी पूरी क्लॉज है। अच्छा इज हमारी वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ बचता है वो प्रेडिकेट होता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट को ना ये पूरी क्लॉज, भाई क्या ट्रू नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू, आप क्वेश्चन करके देखो बेटा, व्हाट इज नॉट ट्रू। कहोगे कि यार वो जो भूतों से बात कर सकती है ना, किसी ने बताया यार वो भूतों से बात कर सकती है, बोला भाई वो भूतों से बात कर सकती है, ये बात सच नहीं है। तो इज वर्ब का सब्जेक्ट जो है पूरी क्लॉज है।
तो बाकी का इस वर्ब, अब ये क्या बच गया हमारा, प्रेडिकेट बच गया भाई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। इज नॉट ट्रू जो है वो क्या बच गया, प्रेडिकेट बच गया। तो इज वर्ब का सब्जेक्ट पूरी क्लोज है। अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, इट इज नॉट ट्रू दैट शी कैन टॉक टू घोस्ट। देखो अब जरा मुझे बताओ इट किसके लिए यूज हुआ। तो इट जो हमने यूज किया ना वो इस क्लोज के लिए किया, पूरा इस क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया। भाई व्हाट इज नॉट ट्रू, क्या नॉट ट्रू नहीं है, तो अभी बताया जो भूतों से बात कर सकती है वो नॉट ट्रू नहीं है। तो इट जो है वो पूरी क्लोज को जो है वो रेफर कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो इट सब्जेक्ट होता है ना बेटा, इसको हम वहाँ पर भी रख लेते हैं, कई बार वहाँ पर रख लेते हैं जहाँ स्ट्रक्चर, जहाँ हम कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्ट्रक्चर्स पूरा नहीं करते, वो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पर हम इट सब्जेक्ट को, इट को बनाकर रख लेते ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट जो है किसी क्लॉज को भी, इन्फिनिटिव क्लॉज को भी, और आपके यानी 2+v1 क्लॉज को भी, और आपकी दैट क्लॉज को भी जो है वो क्या कर देता है, इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो इस वहाँ पर हम इट रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इट रखा ना हमने वो टू विजिट कश्मीर को ही रेफर कर रहा है एक तरह से। अब इट रखने का कारण क्या है, क्योंकि प्रीपोजिशंस होगी, तो प्रीपोजिशंस को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था भाई प्रीपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट नहीं बनता कभी भी, नीचे लिखा था प्रीपोजिशंस के बाद कभी भी क्या नहीं, वर्थ के तुरंत बाद इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, वर्थ प्रीपोजिशंस हो गई। तो यहाँ पर ये जो वर्थ है ना ये होगी प्रीपोजिशन, तो इसको क्या चाहिए, पीछे ऑब्जेक्ट चाहिए अपने, तो इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ठीक है, ये इसका मतलब इट इज़ वर्थ इट टू विजिट कश्मीर क्या होगा, ठीक होगा। अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस सेंटेंस को एक तरह से और लिख सकते हो। देखो अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस सेंटेंस को एक तरह से और आप लिख सकते हो। किस तरह लिखोगे, देखो विजिटिंग, अभी जैसे मैंने सेंटेंस बताया था तो इसको ही रेफर कर रहा है, तो इसी को सब्जेक्ट बना लो, विजिटिंग कश्मीर इज वर्थ। क्या ठीक है ये, जरा मुझे बताओ, विजिटिंग कश्मीर इज वर्थ ठीक है? नहीं बेटा ठीक नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस तो क्या चाहिए इसको, ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख देंगे, इट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, विजिटिंग कश्मीर इज वर्थ इट। इसको हम क्या चाहें तो ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक कंसेप्ट ये हो गया। तो कभी कभी जो ना वर्थ जब प्रीपोजिशंस के तौर पर यूज किया जाता है ना, तो बेटा उसके बाद ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है, तो वहाँ पेपर वाला ऑब्जेक्ट हटा देता है और तुम क्या सोचते हो कि वो सेंटेंस क्या होगा आपका, ठीक होगा। तो इस बात का भी आपने क्या है ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और देख लो जरा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा सेम एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मैंने कहा इट इज नॉट वर्थ टू फिक्स द कार, टू फिक्स द कार। जरा मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखो बेटा नॉट वर्थ आ गया, वर्थ क्या है, प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव क्लाउज। तो याद रखना कभी भी वर्थ के बाद इन्फिनिटिव क्लाउज नहीं आ सकती, वो क्या हो जाएगी, गलत। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट नहीं, इन्फिनिटिव क्लाउज प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती कभी भी, इस बात को ध्यान रखना बेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट याद करने के होते हैं। अब इसका मतलब ये सेंटेंस तो क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो बेटा मैंने तरीका आपको बता रखा है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट वर्थ इट लिख दो। अब ये प्रीपोजिशंस हो गई और ये इट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट। तो हम वर्थ के बाद क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। तो इट इज नॉट वर्थ इट टू फिक्स द कार। अब एक तरह से और लिख सकते हो इसको आप अगर लिखना चाहो तो मैंने बताया था भाई कि आप इस इन्फिनिटिव क्लॉज को आगे ले आओ, इसको क्या कर दो, फिक्सिंग द कार इज नॉट वर्थ इट। देखो इट पीछे जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्थ प्रीपोजिशन है, तो क्या चाहिए इसको तो ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तो आप इसको लिखना चाहो ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फिक्सिंग द कार इज नॉट वर्थ इट, फिक्सिंग द कार इज नॉट वर्थ इट। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी इसको क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा जो था वर्थ का एक कंसेप्ट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्थ से एक और होता है, देखो दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि वेल आ जाता है बेटा, वर्थ वेल आ जाता है, वर्थ वेल। ये गलत होता है बेटा, वेल वर्थ हो सकता है। कई बार मैंने देखा एग्जाम के अंदर, किसी एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ था, आपका था वर्थ वेल। तो वर्थ वेल नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता, उसका मैं कारण बता देता हूँ। अच्छा, ये वर्थ क्या काम करेगा, नाउन करेगा भाई। वर्थ का काम या तो नाउन का काम करेगा, प्रीपोजिशंस का काम करेगा, और वेल होती है आपकी एडवर्ब, ये आपकी एडवर्ब होती है। तो ये वर्थ जो है ना हमारी प्रीपोजिशंस का काम करती है ना, तो ये वेल है ना एडवर्ब भी होता है वेल। तो वेल जो है फिर आगे आना चाहिए, वर्थ के बाद वेल नहीं आ सकता, क्योंकि वेल वर्थ जो होती है तो नाउन का काम करती है, प्रीपोजिशंस का। तो वेल को हम क्या करते हैं, वेल आगे लगा देते हैं बेटा, ध्यान रहे, वेल वर्थ होता, वर्थ वेल नहीं हो सकता। वेल आगे लगाओ, वर्थ से पहले लगाना आपको पड़ेगा। अब पहले लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वेल एडवर्ब हो गई और वर्थ क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन। तो एडवर्ब प्रीपोजिशंस को एम्फेसाइज तो कर ही सकती है, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या कर देता है, वेल की जगह वेरी दे देता है, वेरी, तो इसका फंक्शंस भी अलग है। तो वेरी बिल्कुल नहीं होगा बेटा, वेल वर्थ हो सकता है लेकिन वेल वर्थ हो सकता है, वेरी वर्थ बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर कभी सेंटेंस के अंदर आपको क्या नजर आए, वर्थ के बाद वेल नजर आए ना, वो गलत है। या तो वेल को हटा दो, या तो आप वेल को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या फिर वेल को लिखना चाहते हो ना, तो वर्थ से पहले लिख देना, और वेरी वर्थ कभी होता ही नहीं बेटा। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बचा हुआ था, इसमें से मैंने करवा दिया आपको। अब जरा एक बार टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम बचा हुआ तो एक दो एग्जाम्पल इससे और देख लेते हैं। नहीं तो बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो इट और दिस में डिफरेंस की डालूंगा। एक टाइम देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जरा देखो। अब ये 8-10 मिनट बची हुई है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था आपका, इट इज वर्थ, इट इज ए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री you must not मिस इट। ये प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपके एसएससी का क्वेश्चन है। इट इज ए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट नॉट मिस इट। जरा मुझे बताओ बेटा इसमें एरर क्या है। अब तो साफ नजर आ गया होगा बेटा आपको, जब भी एग्जाम सेंटेंस में वर्थ नजर आए सॉरी बेटा, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि वर्थ या तो नाउन का काम करेगा या क्या काम करेगा, प्रीपोजिशंस का काम करेगा, बस। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि वर्थ से पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ध्यान ये होना चाहिए कि वर्थ के तुरंत बाद इन्फिनिटिव कभी भी नहीं आ सकता, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तीसरा मैंने बताया वेल वर्थ होता है, वर्थ वेल नहीं होता है। तो ये 2 ही 3 पॉइंट तो याद रखने हैं आपको, और क्यों ये आते हैं इनका मैंने आपको कारण बताया। तो जरा ये बताओ, देखो यहाँ पर तो एरर तो पता ही चल गया कि वर्थ से पहले क्या दे दिया, ए। अगर ए दे दिया तो आर्टिकल हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव होता नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। तो हम इसको कैसे लिखना पड़ेगा, हमने लिखना पड़ेगा इसको वर्थ ए वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, ये हमने लिखना पड़ेगा, वर्थ ए वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ जो ए आर्टिकल आया है ना हमारा, वर्थ ए वॉचिंग, ये ए आर्टिकल डॉक्यूमेंट्री के लिए आया है। वॉचिंग जो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। तो पता है एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, तो बच्चा हो सकता है तुम में से कुछ ये सोच रहे हो कि सर वर्थ वॉचिंग ए डॉक्यूमेंट्री लिख दे, तो नहीं बेटा, यहाँ पर जो वॉचिंग है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो तुम ही बताओ आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव पहले आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, ऐसे ही तो आएगा। तो डॉक्यूमेंट्री क्या है, डॉक्यूमेंट्री क्या है, नाउन है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये डिटर्मिनर यहाँ आएगा।
और वर्थ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसको हमने किस तरह से लिखना चाहिए था, इस तरह से इसको क्या करके लिखना चाहिए था, ठीक लिखना चाहिए था इस तरह से। एक एग्जाम्पल और देख लेते बेटा। द ट्रैक इज डिफिकल्ट, द ट्रैक is difficult but the track is difficult but it is worthwhile, it is worthwhile the endeavor। ये अच्छा, ट्रैक का मतलब क्या होता है, ट्रैक का मतलब होता है बेटा ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी बोल दो, ट्रिप बोल दो। ट्रैक का मतलब होता है एक लंबी और डिफिकल्ट यात्रा। अच्छा, एंडेवर का मतलब क्या होता है, एफर्ट्स। इसका मतलब होता है एफर्ट्स फॉर समथिंग न्यू, मतलब कोई नई चीज या कोई मुश्किल चीज है उसके लिए एफर्ट, प्रयत्न मीनिंग होता है एंडेवर का। अब जरा मुझे बताओ इसमें एरर क्या है, तो तुम्हें साफ नजर आ गया होगा, सर वेल दे रखा है, वर्थ प्रीपोजिशन होती है, तो वेल क्या है, एडवर्ब। एंडेवर क्या बन गया, नाउन। अच्छा, एडवर्ब नाउन को तो एम्फेसाइज नहीं कर सकती, नाउन को तो मॉडिफाई नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पर क्या गलत है, तो आपके वहाँ पर एक अच्छी जगह के क्वेश्चन दे रखा था, वहाँ पर केवल एक ही पॉइंट लिख रखा था बेटा, वहाँ पर लिख रखा था कि इसको क्या करो आप, वेल वर्थ लिख दो, इसको वेल को हटा दो आप। नहीं बेटा, इसको आप वेल को क्यों हटा रहे हो, आप अगर लिखना चाहो ना, तो मैंने कहा था कंटेक्स्ट चेंज नहीं करते, ग्रामर के अंदर आपका सेंटेंस आता, कंटेक्स्ट चेंज नहीं करते, उसी को ठीक करना होता है, इंप्रूवमेंट के अंदर आया हुआ था। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या लिख देंगे, वेल वर्थ लिख देंगे। अब वेल, ये वर्थ क्या होगी, प्रीपोजिशन से, वेल क्या है, एडवर्ब, और मैंने बताया था अभी एम्फेसाइज कर रही है इसको, तो एडवर्ब प्रीपोजिशन को एम्फेसाइज तो कर ही सकती है, तो ऐसे लिखना था इसको, तो राइट आंसर होगा ये। हाँ, अगर ऑप्शन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, फिर वेल को हटा दो, आप केवल वर्थ को लिख दो और वेल को क्या कर दो, हटा दो, तो हो ऐसा भी सकता है। लेकिन अगर दोनों में से देखा जाए तो आंसर फिर क्या होगा, इसका यही आंसर होगा। तो भाई ये वर्थ को लेकर हमने कुछ पॉइंट किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो बेटा एक बार मैं फिर रिपीट करवा रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा कंसेप्ट था। तो वर्थ जो होता है, वर्थ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए इस पॉइंट को जरा ध्यान से रखना। वर्थ दो काम करता है, या तो नाउन का काम करेगा या प्रीपोजिशंस का। अच्छा देखो, जब ये प्रीपोजिशंस का काम करता है ना, वर्थ जब प्रीपोजिशंस का काम करेगा, तो आपको पता है प्रीपोजिशंस के बाद या तो नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, V4 आ सकता है। तो प्रीपोजिशंस वर्थ के बाद कभी भी 2+V1 नहीं आता, इसलिए तो आप ऐसे ध्यान रखना। तो वर्थ जब प्रीपोजिशंस का काम करता है, यूजफुल, बेनिफिशियल, ये मीनिंग होते हैं, इसके डिजर्विंग ऑफ मीनिंग होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये प्रीपोजिशंस का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने वर्थ को दे लेकर सोचा। अच्छा, एक पॉइंट और बेटा आपका, कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि सर जो हमने सेंटेंस लिखवाया था सेकंड, वो हो सकता है इट इज़, ऐसा भी तो हो सकता है इट इज़ वर्थ टू विजिट टू कश्मीर होना चाहिए। नहीं बेटा, ये जो विजिट होती है ना, इसका मीनिंग है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है, टू स्टे समवेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। विजिट का मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर रुक जाना, डोंट लीव, वहाँ रहना मीनिंग नहीं होता इसका, थोड़ी देर के लिए। जैसे आप केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, तो ये थोड़ी कि वहाँ पर जाके बस गए, वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहने के लिए गए हो, विजिट करने के लिए गए हो वहाँ पर, तो उसका मतलब होता है टू स्टे समवेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो विजिट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, इसलिए बेटा वहाँ विजिट के बाद टू नहीं आएगा। तो हो सकता है कोई बच्चा ये सोच रहा हो आप में से कि विजिट टू आएगा, वो एरर था यहाँ पर। तो बेटा ये नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे हम, वो हम इट और दिस के डिफरेंस को लेकर डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।